my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ स्टूडेंट कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। बट आज क्वेश्चंस में कुछ खास है, और वो खास क्या है स्टूडेंट? आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ 50 क्वेश्चंस का रैपिड फायर, यानी कि आप लोगों को होम मैनेजमेंट के बैक टू बैक 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी स्टूडेंट, जिनमें आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिलेंगे फैमिली, मैरिज एंड आपके वर्क सिंप्लीफिकेशन वाले सेक्शन के। सो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट, एंड 50 क्वेश्चन के सेट को अच्छे से एंजॉय करेंगे। सब लोग मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करेंगे, जिससे कि हम लोग कम से कम समय में टाइम को ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। चलिए स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं आपके सामने क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु क्या है? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो मिनिमम लीगल एज है मैरिज के लिए फॉर बॉयज, वो आपकी कितनी है। सो पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर लगाना शुरू करेंगे क्योंकि ये एक रैपिड फायर आपका सेशन है। सो आपको क्या बताना है स्टूडेंट कि लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु कितनी है? क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 वर्ष। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? 21 वर्ष आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, देखिए लड़कों के लिए यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि 21 वर्ष की आयु है। सो लड़कियों के लिए क्या आयु है स्टूडेंट? 18 वर्ष। ये भी ध्यान रखिएगा कि लड़कियों के लिए यही आयु 18 वर्ष है, लड़कों के लिए यही आयु स्टूडेंट 21 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? विवाह क्या है? आपको बताना है स्टूडेंट कि विवाह क्या है। जो मैरिज है वो क्या है? एक सार्वभौमिक संगठन है, एक सार्वभौमिक संस्था है, एक सार्वभौमिक समाज है, या फिर एक सार्वभौमिक समुदाय है? जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करेंगे आंसर कि विवाह क्या है स्टूडेंट। एक सार्वभौमिक संगठन है, एक सार्वभौमिक संस्था है, एक सार्वभौमिक समाज है, या फिर एक सार्वभौमिक समुदाय है? सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? विवाह क्या है स्टूडेंट? विवाह है एक सार्वभौमिक संस्था। ठीक है ना, एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन होता है मैरिज, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जगह ये संस्था विद्यमान होती है, हर घर में विद्यमान है, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह विद्यमान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैरिज क्या होती है स्टूडेंट? एक तरीके की यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन होती है। ठीक है ना, सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन अच्छे से देखो। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो फैमिली है, फैमिली की अगर हम बात करते हैं कि कुशल अर्थव्यवस्था की, तो वो किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? द एफिशिएंट इकोनॉमी ऑफ द फैमिली डिपेंड। आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर करती है? परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था है स्टूडेंट, वो विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। ध्यान से देख लीजिएगा, किस पे करती है स्टूडेंट? विवेकपूर्ण बचत पर आपकी निर्भर करती है। सो सेविंग्स पे, यानी कि आप ध्यान पूर्वक सोच समझ के, है ना, आप क्या करते हैं? जब बचत करते हैं, आय और व्यय का आप संतुलन बिठाते हो और आपको बचत होती है स्टूडेंट, तो जब वो एक सोची समझी विवेकपूर्ण धैर्य युक्त क्या होती है? बचत होती है। उसी के आधार पे आपके परिवार की एक कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। एक बार ध्यान से देख लेंगे सभी लोग, है ना। सो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, एंड इंग्लिश में भी क्वेश्चन के आंसर मैं लगा देती हूँ, जिससे कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं एटलीस्ट उनके लिए भी काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है ना, एंड वो लोग भी अपने क्वेश्चंस के आंसर को साइड बाय साइड क्या करते रहें भाई? नोट डाउन करते रहें। सो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं स्टूडेंट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है परिवार क्या होता है? आपको बताना है स्टूडेंट फैमिली क्या है? एक समूह है,
एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, या फिर एक भीड़ है? सो बताइए परिवार क्या है स्टूडेंट, आपको बताना है कि फैमिली होती क्या है। एंड एक बात और बता दूं स्टूडेंट कि मैं जितने क्वेश्चंस भी आजकल आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो इनको करने से आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। सो लेवल अगर अप भी होता है सो उन क्वेश्चंस को भी मैं जानती हूँ जो लेवल अप होने पे आते हैं, सो वो भी हम आपके लिए धीरे धीरे लेकर आते रहेंगे। सो परिवार होता क्या है स्टूडेंट, परिवार होती है एक सामाजिक संस्था, यानी कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि परिवार भी समाज में हर जगह पाया जाता है, सार्वभौमिक है ना। और इसी से मिलके क्या होता है स्टूडेंट, एक मनुष्य है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है ना। मनुष्य कहाँ निवास करता है, परिवार में। परिवार क्या है स्टूडेंट, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे परिवार मिलके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, समाज बनाते हैं। सो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बालकों के घर छोड़ने पर आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था क्या कहलाती है। आपको बताना है कि बालक हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, बालकों की जॉब लग गई, बालकों की नौकरी लग गई। अब स्टूडेंट वो अपना जब घर छोड़ देते हैं उसके बाद जो उनकी अवस्था कहलाती है, पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्था कहलाती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्थापत्य काल, पुनर्व्यवस्था काल, प्रक्षेपण काल और अवकाश प्राप्ति काल। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है कि बालकों के घर छोड़ने की एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था क्या कहलाती है। स्थापत्य काल, पुनर्व्यवस्था काल, प्रक्षेपण काल और अवकाश प्राप्ति काल। सो आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो बताइए स्टूडेंट, सभी लोग, इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन देखेंगे, आंसर लगाना शुरू करेंगे स्टूडेंट कि आखिर इस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, इस फैमिली लाइफ साइकिल की स्टेज को हम क्या कहेंगे। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट पीरियड, यानी कि पुनः व्यवस्था काल। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट पीरियड, यानी कि पुनः व्यवस्था काल आपका सही आंसर बनेगा। क्यों, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि जब बच्चा घर को छोड़ के जा रहा है ना, उसकी कहीं जॉब लग रही है, उसकी शादी हो रही है, वो जाके दूसरी जगह भी तो स्टूडेंट अपनी लाइफ को सेटल करेगा ना, अपने लिए घर, अपने लिए जॉब, अपने लिए परिवार की व्यवस्था करेगा ना। सो वो एक घर से गया है तो कहीं दूसरी जगह जाके शिफ्ट तो होगा ना स्टूडेंट, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है भाई, क्वेश्चन अच्छे से देखो। क्वेश्चन है बाल विवाह एक क्या है। आपको बताना है कि जो बाल विवाह है स्टूडेंट वो क्या होता है। सो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो आपकी चाइल्ड वेडिंग है या चाइल्ड मैरिज है वो आखिर है क्या। ये आपको बताना है कि चाइल्ड वेडिंग या चाइल्ड मैरिज क्या है, बाल विवाह एक क्या है। व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या और कानूनी समस्या। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। बाल विवाह क्या है स्टूडेंट, किस तरीके की समस्या है बाल विवाह, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सो बताओ भाई जल्दी से कि बाल विवाह किस तरीके की समस्या है। सो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो बाल विवाह होता है वो एक सामाजिक समस्या होती है, एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्या है स्टूडेंट, बाल विवाह एक सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये समाज में फैली हुई एक कुरीतियों में से एक है, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट क्या नहीं हो पाता है, सही से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। जो एक्चुअल में राइट्स मिलने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी आनी चाहिए, वो नहीं हो पाती हैं। सो इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता है लड़कियों को, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल पाता है। सो बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है परिवार नियोजन से लाभ होता है। आपको बताना है कि अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें तो फैमिली प्लानिंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार और इनमें से सभी। सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से देखो, परिवार नियोजन से लाभ क्या होते हैं। रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी और जीवन स्तर में सुधार। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
बताओ भाई जल्दी से। अगर हम परिवार नियोजन से लाभ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये तीनों ही लाभ हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जब परिवार नियोजन होगा तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी तो रोजगार सबको मिल पाएगा, है ना। उसके साथ ही क्या होगा स्टूडेंट, जब रोजगार सबको मिलेगा तो गरीबी में कमी आने लगेगी, है ना, क्योंकि हर कोई क्या करने लगेगा, धन कमाने लगेगा। और स्टूडेंट फिर वो अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लेगा। इसका मतलब क्या है, अपने जीवन स्तर को सुधार लेगा। तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। रोजगार होगा, गरीबी नहीं, गरीबी नहीं तो इसका मतलब जीवन स्तर सुधर जाएगा। रोजगार होगा तो धन होगा, धन होगा तो पेट भर भोजन होगा, पहनने के लिए कपड़ा होगा, रहने के लिए घर होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एंड आज की क्लास के क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रैपिड फायर सेशन है। टाइम में कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा आज क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिवारों की विशेषता क्या होती है। आपको बताना है कि अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करें तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, रक्त संबंधी परिवार, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए स्टूडेंट जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अगर आप इंडियन फैमिलीज की बात करते हो तो क्या उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इंडियन फैमिलीज की, तो उनकी विशेषता क्या होती है स्टूडेंट, ये तीनों ही उनकी विशेषताएं होती हैं। यानी कि ज्यादातर हम भारतीय परिवारों में देखते हैं तो आपका क्या देखने के लिए मिलता है, जॉइंट फैमिलीज देखने के लिए मिलती हैं। सभी परिवारों में देखा जाए तो जो सत्ता है वो पिता के हाथ में होती है, और रक्त संबंध सभी परिवारों में देखे जाते हैं। सो एक छत के नीचे जो लोग रहते हैं ना, जो एक घर को, एक रसोई को, एक संपत्ति को साझा कर रहे होते हैं, वो सब रक्त संबंधी होते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है, आपको बताना है, ठीक है ना। बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्या बनेगा, कि जो पारंपरिक भारतीय परिवार हैं उनकी विशेषता क्या होती है। ठीक है जी, बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, सबको आंसर देना है कि भाई जो आपके पारंपरिक भारतीय परिवार हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऑप्शन देख लो भाई, संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, और संस्कारों एवं आदेशों की प्राथमिकता। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अगर हम एक ट्रेडिशनल फैमिली की बात करें, इंडियन फैमिली, स्पेसिफिकली वर्ड जोड़ रही हूं मैं, इंडियन फैमिली, उसकी बात करें स्टूडेंट, सो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। वाई, क्योंकि जब आप पुराने ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज को देखते हो, सो आपको पता है कि पहले ना जॉइंट फैमिलीज ज्यादा थे, अब न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है। पहले क्या देखने के लिए मिलते थे, जॉइंट फैमिलीज ज्यादा देखने के लिए मिलते थे। होल एंड सोल पावर हमारे जो पापा हैं, दादा हैं, उनके हाथ में होती थी, है ना। पर संस्कारों का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, और अगर किसी ने कोई भी आदेश दे दिया है तो पालन किया जाता था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है। मान लीजिए डिवोर्स हो रहा है, ठीक है ना। सो डिवोर्स का स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है डिवोर्स का, किसके ऊपर पड़ता है। सो बताओ जल्दी से, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, या इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं पड़ता। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सो बताइए मुझे कि अगर डाइवोर्स होता है, सो डाइवोर्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है स्टूडेंट। बताओ भाई जल्दी से, फटाफट रैपिड फायर है। सो आज जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। सो बताइए स्टूडेंट, सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, डिवोर्स का जो सबसे ज्यादा नेगेटिव और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, या पति पत्नी में समुचित समायोजन का होना। ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, कि अगर हम वैवाहिक जीवन की सफलता के बारे में बात करते हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। सो बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। आप बात कर रहे हो एक मैरिटल एडजस्टमेंट की, आप बात कर रहे हो स्टूडेंट एक आपके मैरिड लाइफ के एडजस्टमेंट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, बताओ जल्दी। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। क्या होना,
पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। ठीक है जी, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, तभी क्या होती है, मैरिड लाइफ सफल होती है। ठीक है ना। सो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, या तो आप परिस्थिति के अनुसार हो जाओ या फिर परिस्थिति को अपने अनुसार कर लो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। आपको बताना है कि जब एक व्यक्ति अपने ही समूह, अपने ही कुल, अपने ही वंश, अपने ही गांव तथा अपने ही सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह करता है तो ये प्रथा किस नाम से जानी जाती है। बताओ भाई जल्दी से, क्या बताना है आप लोगों को कि अगर एक व्यक्ति स्टूडेंट अपने समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह करता है तो इस प्रथा को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, बताइएगा भाई जल्दी से, किस नाम से जानोगे आप इस प्रथा को। बताओ भाई, एक्सोगामी, एंडोगामी, हाइपोगामी, हाइपरगामी, बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताओ बताओ जल्दी से, किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट हम इसे, इसको हम जानते हैं एंडोगामी के नाम से। ठीक है ना, सहगोत्र विवाह। अब एक बात का और ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए कि वो अंतर्गत ना करके उससे बाहर करता है, क्वेश्चन को हल्का सा बदल दिया जाए कि वो उसके अंतर्गत ना करके बाहर करता है, ठीक है ना, तब क्या आंसर हो जाएगा, एक्सोगामी। सिर्फ एक थोड़ा सा अंतर करने से एंडो एंड एक्सो में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, सो आंसर बन जाएगा एंडोगामी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ था। क्वेश्चन अच्छे से देखो कि भारत में जो दहेज विरोधक कानून है उसे कब लागू किया गया था। सो बताइए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, कि भारत में जो दहेज विरोधक कानून है उसे कब लागू किया गया था स्टूडेंट, क्या होगा हमारे प्रश्न का उत्तर, भारत में दहेज विरोधक कानून को स्टूडेंट 1961 में लागू किया गया था। ठीक है जी, आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। सो बहुत बढ़िया, जो लोग सही सही आंसर लगा रहे हैं बहुत शानदार, तालियां सभी के लिए। सो बताओ जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन है, गृहिणी का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताना है कि एक हाउस वाइफ की मेन इंपॉर्टेंट जॉब क्या है, खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़ा धोना तथा कपड़ा सिलना और गृह कार्यों का व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। सो बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए भाई जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से। सभी लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट कि क्या होगा आपका यहाँ पे सही आंसर, खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना और साथ ही साथ गृह कार्यों को व्यवस्थित बनाने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देख लीजिएगा कि गृहिणी का मुख्य कार्य क्या है, कि वो गृह कार्यों को व्यवस्थित करे और उन्हें व्यवस्थित करने में घर के प्रत्येक सदस्य का सहयोग प्राप्त करे। क्योंकि कहा जाता है ना कि मैनेजमेंट सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, मैनेजमेंट परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर कोई ये समझता है कि मैनेजमेंट सिर्फ घर के मुखिया से ही संबंधित है तो वो ये गलत सोचता है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया है, बताओ भाई जल्दी से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है एक बार बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये कथन आखिर किस अर्थशास्त्री ने दिया है स्टूडेंट, बताइए भाई जल्दी से, सभी लोग, सबको आंसर देना है, ठीक है ना, बताओ जल्दी से। इनकम पे, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल अगर हम कर रहे हैं तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, अपनी होम इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। किसके ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का आंसर बनेगा निकिल एंड डॉर्सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, निकिल एंड डॉर्सी के द्वारा दी गई है। सो इसको अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? बताओ भाई जल्दी से। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए, यानी कि जो हमारे ऑपरेशंस हैं घर पे होने वाले, उनमें हम बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस है वो बहुत अच्छे से भाई हो जाए, कोऑर्डिनेट हो जाए। सो इसके लिए किस चीज के मूल सिद्धांतों की हमें आवश्यकता पड़ेगी? बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था, आय, व्यय या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सही आंसर? बताइए जल्दी से। अगर हम परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा जो हमें ज्ञान होना जरूरी है वो किस चीज का है स्टूडेंट? अर्थशास्त्र का। अगर हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान है, अगर हमें इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, सो आय, व्यय, बजट, बचत सब उसी में आ जाता है ना? जो इकोनॉमिक्स है वो एक होल एंड सोल टर्म है जिसके अंदर आय आती है, व्यय आता है, बचत आती है, बजट आता है। सो हमें इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, बाकी चीजें खुद ब खुद इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? सो क्या होगा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन का सही आंसर? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित में से कौन से कार्य होते हैं स्टूडेंट? राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर स्टूडेंट प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल से संबंधित काम किए जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि आपके जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र होते हैं वहां पे प्रसव के दौरान स्टूडेंट जितनी भी देखभाल महिलाओं की होती है वो सारे कार्य आपके यहीं पे किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? अच्छे से देख लीजिए। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कौन कर सकता है? बताइएगा, सबको आंसर देना है स्टूडेंट। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कौन कर सकता है? एक कुपोषित व्यक्ति, एक सुपोषित व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? अगर हम बात करें वो व्यक्ति जो परिवार का, समाज का, राष्ट्र हित का, इन सभी के बारे में क्या करता है? सोच सकता है, इन सभी के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा स्टूडेंट? एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है ना? ध्यान से देख लीजिए, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा स्टूडेंट? वो व्यक्ति कहलाएगा एक हेल्दी पर्सन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन देखो, यह किसका कथन है कि जो आपके क्या होते हैं? संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बताइए स्टूडेंट कि किसने स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो आपकी जॉइंट फैमिलीज होती हैं वहां पे स्टूडेंट जो आपके दाम्पत्य प्रेम होता है उसके अवसर कम प्राप्त होते हैं। सो किसका स्टेटमेंट है? बताओ भी जल्दी से। सब लोग क्वेश्चन को देखो और बताओ कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, किसके द्वारा कहा गया ये स्टेटमेंट है। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि वो जगह कौन सी है, वो परिवार का प्रकार कौन सा है जहां पे पति पत्नी, उनके बच्चे एक साथ मिलकर स्टूडेंट एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में खाना पकाते हैं और उसे खाते हैं। सो वो आपका कौन सा परिवार कहलाता है स्टूडेंट? अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहली लाइन में आंसर छुपा हुआ है कि पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका व्यक्तिगत परिवार यानी कि इंडिविजुअल फैमिली, जिसे
आप किस नाम से भी जानते हो स्टूडेंट, जिसको आप जानते हो आपकी न्यूक्लियर फैमिली के नाम से। हिंदी में आप उसे कहते हो एकांकी परिवार, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन है संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं। आपको क्या बताना है स्टूडेंट कि जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली के कौन से दोष इनमें से सही हैं। यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है जो बताए कि संयुक्त परिवार के दोष क्या हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा ध्यान से। व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव। क्या होगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे सही उत्तर, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अगर आप संयुक्त परिवार के दोषों की बात कर रहे हो, सो इनमें से क्या आपके वो दोष हो जाएंगे, बताइए जल्दी से। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट। एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे बताएंगे कि भाई आपके क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं जॉइंट फैमिली के, बताओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर आप एक संयुक्त परिवार के दोष की बात करते हैं, तो देखो स्टूडेंट ये बात सच है कि वहां पे कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जिन्हें बहुत आलस होगा, वो किसी काम को करना नहीं चाहेंगे, दूसरे के ऊपर थोप देंगे, है ना। आप देखोगे सो इंडिविजुअली आप ये नहीं कह सकते ये मेरा धन है, क्योंकि वो एक कंबाइंड पैसा होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ स्टूडेंट कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि बच्चों के व्यक्तित्व का उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वो सब में फिर क्या होता है कि अगर हम किसी एक बच्चे पे ज्यादा फोकस करें, सो जितना हम एक के लिए करते हैं उतना सबके लिए करना पड़ता है ना। साथ ही साथ कई बार क्या देखने के लिए मिलता है कि आपस में जब सारे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते तो लड़ाई झगड़े होते हैं। साथ ही साथ वो इसी वजह से तनाव का केंद्र बन जाता है और लोगों को प्राइवेसी नहीं मिल पाती है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट आपके क्या हो जाएंगे, संयुक्त परिवार के दोष हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन अच्छे से समझो। क्वेश्चन है संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ कौन से हैं। अब आपको बताना है स्टूडेंट कि आपके जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनके सोशल बेनिफिट कौन से हैं। जॉइंट फैमिली के सोशल बेनिफिट ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन क्या दिए गए हैं और बताइएगा मुझे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, ठीक है जी। एंड साथ में क्या दिया गया है, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं, ठीक है जी बताइए, एवं मनोरंजन के साधन, और इनमें से सभी। सो क्या होगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे सही आंसर। सबको बताना है कि संयुक्त परिवार के क्या सामाजिक लाभ हो सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को देखो और बताओ स्टूडेंट के क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। अगर हम सोशल बेनिफिट्स की बात करें जॉइंट फैमिली के, वो क्या होंगे स्टूडेंट, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही आंसर। यानी कि देखो अगर हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं स्टूडेंट, तो एक तो हमें हर वक्त सिक्योर महसूस होता है, ठीक है, सब में एक दूसरे को लेकर सिंपैथी की भावना होती है ना। एक सोशल कंट्रोल फैमिली में बना रहता है कि भाई हर कोई नियंत्रण में रहता है, परंपराओं को फॉलो करता है और अपनी पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं परिवार में उनकी भी सुरक्षा करता है। बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो पाता है क्योंकि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति बच्चे का ध्यान रख पाता है ना। और जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो मनोरंजन भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है। सो आपके सारे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के अनेक लाभ हैं। आपको बताना है कि अगर हम इकोनॉमिकली सोचें, फाइनेंशियली सोचें, तभी भी आपके जॉइंट फैमिली के बहुत सारे लाभ होते हैं। वो लाभ क्या होते हैं बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के कि अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो फाइनेंशियली उसके क्या बेनिफिट हैं। मितव्ययता और भूमि विखंडन से बचाव, ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट, मितव्ययता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समझवादी वितरण, ठीक है ना, एंड उपरोक्त सभी। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की, तो फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो उसके सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है जी। क्या होता है, उसके सारे बेनिफिट होते हैं। देखो एक तो आपस में ना सब में मेल जोल रहता है, कभी भी बंटवारा नहीं होता है ना।
जो भी काम है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो प्रोडक्टिव काम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलजुल के एक काम को करते हैं, और जो संपत्ति होती है स्टूडेंट वो भी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? अगेन अब एक क्वेश्चन है जो कि डेफिनेशन से है। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। ये कथन आखिर किसने दिया है? क्वेश्चन ध्यान से देखो। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। ये कथन आखिर किसने दिया है? सो बताइए स्टूडेंट, किसके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है? मैकाइवर एंड पेज, एल्फ्रेड एल्डर, ऑगबर्न निमकॉफ एंड ऑलपोर्ट। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? संस्कृति। अब जहां जहां ये संस्कृति वर्ड आता है काफी हद तक हम मैकाइवर एंड पेज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? मैकाइवर एंड पेज ही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को क्या किया है स्टूडेंट? रिलेट किया है। ठीक है ना। संस्कृति को उन्होंने क्या किया है स्टूडेंट? हमारी अभिव्यक्ति से रिलेट किया है। सो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन देखो, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उस परिवार को कौन सा परिवार कहा जाता है? बताइए, जिस फैमिली में स्टूडेंट एक पर्सन का जन्म होता है वो फैमिली कौन सी फैमिली होती है? बताओ जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, या फिर आपका प्रसव का परिवार, या फिर प्यार का परिवार, या फिर पितृवंशीय परिवार? क्या होगा स्टूडेंट हमारा सही आंसर? जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उस परिवार को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? प्रसव के परिवार के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? प्रसव का परिवार आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो फैमिली ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या होता है? आपको बताना है कि आपका जो इंडियन फैमिलीज हैं उनमें डिवोर्स का मेन कारण क्या होता है? बताओ भाई जल्दी से। इंडियन फैमिली में डिवोर्स जो होता है स्टूडेंट वो किस कारणवश होता है? क्या होगा सही आंसर? बता दो जल्दी से भाई, क्या कारण है मेनली डिवोर्स का इंडियन फैमिलीज में? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? कि एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। जो भी कमियां होती है ना एक दूसरे में, लोग उसे पब्लिकली एक तरीके से क्या करते हैं स्टूडेंट? शोकेस करने की कोशिश करते हैं। सो ये सबसे बड़ा कारण है डिवोर्स का। सो ये आजकल बहुत ज्यादा देखा भी जाता है। सो सहनशीलता लोगों में कम होती जा रही है। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन है, समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई कौन सी होती है? आपको बताना है कि वो कौन सी बेसिक प्राइमरी यूनिट है जो कि आपकी सोसाइटी का निर्माण करती है। अब यहाँ पे आपको मैंने एक शब्द बोल दिया है प्राइमरी यूनिट, तो हमेशा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में, उसे ध्यान रखिएगा कि फैमिली इज अ प्राइमरी यूनिट, इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। सो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहाँ पे फैमिली यानी कि परिवार। क्वेश्चन को समझो, मैंने क्या कहा कि फैमिली आपकी एक प्राइमरी और एक बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की। सो क्वेश्चन अभी तो इस तरीके से पूछा गया है कि प्रथम इकाई कौन सी है। अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई बेसिक इकाई कौन सी है, तभी भी आंसर यही होगा। सो परिवार से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है अच्छे से देखो। आज हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएं, जिससे कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी करना थोड़ा थोड़ा आसानी से आ जाए। ठीक है ना। सो परिवार किस प्रकार की संस्था होती है स्टूडेंट? बताइए, सबको आंसर देना है कि फैमिली किस तरीके का इंस्टीट्यूशन होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या फिर उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो परिवार की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो परिवार एक कैसा इंस्टीट्यूशन है? परिवार होता है स्टूडेंट एक सामाजिक संस्था, और एक ऐसी सामाजिक संस्था जो कि सार्वभौमिक है, जिसके मिलने से क्या बनता है? समाज बनता है। और व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है ना। सो परिवार क्या है स्टूडेंट? एक प्रकार की सामाजिक संस्था है, और ये सार्वभौमिक है। इसका मतलब क्या है? ये हर जगह विद्यमान होती है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलती है? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो परिवार है, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलती है, यानी कि फाइनेंशियली फ्रीडम एक फैमिली को कब मिलता है? बताइए जल्दी से। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति आखिर कब मिलती है? क्या होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर? बता दो जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा भाई? कि परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति तब मिलती है स्टूडेंट, जब जो बच्चे होते हैं वो स्थापित हो जाते हैं, यानी कि बच्चों की क्या लग जाती है? जॉब लग जाती है। तब क्या होता है स्टूडेंट? परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि तब जो बर्डन है वो बच्चों पर चला जाता है। सो बच्चे फिर चीजों को आगे मैनेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आपको बताना है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। फैमिली में अगर कोई झगड़ा हुआ है और आप चाहते हो उसे सुलझाना, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है फैमिली में झगड़े का निपटारा करने का? बता दो भाई जल्दी से। सब लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में लेके, और बताते जाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है स्टूडेंट? समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है जी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि झगड़ा सुलझाना है तो समझौता करना आना चाहिए। समझौता और साथ ही साथ स्टूडेंट सामंजस्य, मान के चलिएगा कॉम्प्रोमाइज प्लस एडजस्टमेंट, ये दोनों आपके क्या हैं? अगर मैं इसको एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख के बताऊं, सो कॉम्प्रोमाइज प्लस एडजस्टमेंट, और यहां पे आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट? इसको आगे हैप्पी लाइफ, ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है जी। ये सबसे शॉर्टकट है। चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? अच्छे से देखो। क्वेश्चन है, पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली होती है, उसके कौन कौन सदस्य होते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली होती है, उसके चारों ओर कौन कौन से मेंबर होते हैं, या चारों ओर कौन कौन से स्टूडेंट तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको बताना है। सो उसे डायरेक्टली प्रभावित भी करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली प्रभावित भी करेंगे, इस बात को भी आप लोग याद रखिए। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली में कौन कौन इंक्लूड होता है स्टूडेंट? मित्रगण भी होते हैं, संबंधी भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं। सो आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट हमारा सही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हम हैं, ये हमारा परिवार है, इसके चारों तरफ हमारे मित्र भी होंगे, हमारे रिलेटिव्स भी होंगे, हमारा नेबर भी होंगे। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? समाज बनाते हैं, ठीक है जी। और ये डायरेक्टली हमें क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी किस प्रकार के विवाह के उदाहरण होते हैं? सो आपको बताना है कि भाई बहुपति विवाह हो रहा है, पति बहुत सारे, है ना। बहुपत्नी विवाह हो रहा है, पत्नी बहुत सारी। समूह विवाह हो रहा है, सो पत्नी भी बहुत सारी और पत्नी भी बहुत सारे, है ना। सो आपको बताना है स्टूडेंट कि पति भी ज्यादा है, पत्नी भी ज्यादा है, किसी में पति ज्यादा, किसी में पत्नी ज्यादा। ये कौन से विवाह कहलाते हैं, किस विवाह की कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट? ये आपको बताना है। क्या ये एक एकल विवाह के उदाहरण है, प्रायोगिक विवाह के उदाहरण है, बहुविवाह के उदाहरण है, या फिर समझौता विवाह के उदाहरण है? बताओ जल्दी से। सबको आंसर देना है स्टूडेंट कि किस तरीके के विवाह की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ये आते हैं बहुविवाह की कैटेगरी में, ठीक है जी। इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेंगे स्टूडेंट, एक सेकंड रुकिएगा।
आपका क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कि ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं स्टूडेंट आपके बहुविवाह की कैटेगरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे दिया गया है। सो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जिन बच्चों को ऑप्शन नंबर ए विजिबल नहीं हो रहा हो तो ऊपर मेंशन किया गया है, एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा ये सब आपके बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इस विवाह का प्रचलन काफी कम है, पहले बहुत देखा जाता था। पहले ज्यादा देखा जाने का एक और कारण था स्टूडेंट, क्योंकि पहले ना जो ये बहुत इस तरीके के विवाह होते थे, सो स्टूडेंट उनको समझौतों के तौर पे किया जाता था, राजनीतिक पर्पज से किया जाता था, सत्ता के पर्पज से किया जाता था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। वाक्य किससे पूर्ण होगा? निकिल एम डॉर्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक, पूरा कर दो भाई सेंटेंस जल्दी से फटाफट, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वाक्य किससे पूर्ण होगा, इसके आगे जो वाक्य अटैच होगा स्टूडेंट, जिससे आपका ये पूरा वाक्य पूर्ण हो जाएगा, वो आपको चुनना है। निकिल एंड डॉर्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक क्या किया जाता है, बता दो जल्दी से क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। सबको आंसर देना है स्टूडेंट, बताते जाएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, बता दो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, व्यक्ति या परिवार के द्वारा कार्य करने की इच्छा की जाती है। ठीक है जी, ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन का सी आंसर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, जहां पे व्यक्ति या परिवार के द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। वो क्या होता है स्टूडेंट हमारा, वो होता है आपका एक तरीके से वो अंतिम बिंदु यानी कि लक्ष्य। ठीक है ना, सो अगर इसे मैं पूरा पढ़ के दोबारा सुनाऊं आप लोगों को, सो सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कौन रखता है भाई बताओ, एक व्यक्ति के जीवन में इनमें से कौन वो है जो कि एक दूसरे से बड़े मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। सो बताओ जल्दी से कौन है ऐसे, एक मनुष्य के जीवन में इनमें से ऐसा कौन है जो कि बहुत ही आपस में क्लोज रिलेशनशिप रखता है, घनिष्ठ संबंध रखता है भाई, कौन है ऐसा, बता दो जल्दी से। कमेंट सेक्शन में लिख के बताते जाओ कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। ठीक है जी, सब लोग आंसर देंगे एंड यहाँ पे मैं आपके इस आंसर को बदल देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब बताइए मुझे कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या बनने वाला है। सबको आंसर देना है, बताते जाएंगे सभी लोग स्टूडेंट कि आपस में कौन ऐसे हैं जो इंटरकनेक्टेड है, जिनमें बहुत ज्यादा आपका क्या है स्टूडेंट संबंध है। ठीक है ना, ये आप लोगों को बताना है। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का मूल्य लक्ष्य स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर भाई, मूल्य लक्ष्य स्तर। पहला ऑप्शन कहता है वैल्यू, प्लानिंग एंड गोल्स। आपका सेकंड ऑप्शन कहता है स्टूडेंट अगेन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट प्लानिंग, एंड आप लोगों का लेवल, या फिर आप इसको भी क्या मान सकते हैं, लेवल कह सकते हैं, या फिर इसको भी स्टैंडर्ड कह सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट वाला आपका अगेन स्टैंडर्ड, गोल एंड इवेल्युएशन। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कहा जाता है ना कि मूल्य लक्ष्य और स्तर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जैसे एक इंसान के मूल्य होंगे वैसे ही वो अपने लक्ष्य चुनता है, और उसी के आधार पे स्टूडेंट समाज में उसका क्या बनता है, स्तर बनता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए गया है भाई, क्वेश्चन है पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या होता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि फर्स्ट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल क्या होती है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बताइए जल्दी से कि फैमिली लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है भाई, संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार, प्रारंभिक परिवार, इनमें से कोई नहीं, क्या होगी स्टूडेंट, बताओ जल्दी जल्दी। अगर हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या बताना है कि पारिवारिक जीवन चक्र का जो प्रथम सोपान है वो कौन सा होता है स्टूडेंट? प्रारंभिक परिवार। ठीक है ना, इसको हम बिगिनिंग स्टेज भी कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सो पारिवारिक जीवन चक्र का जो प्रथम सोपान होता है स्टूडेंट, वो प्रारंभिक परिवार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, यह किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं? आपको बताना है स्टूडेंट कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया था कि जो संस्थाएं होती हैं वो एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। बताइएगा जल्दी से। Who believed that institution are the system of a society? किसके द्वारा कहा गया स्टूडेंट आपका ये स्टेटमेंट है? बता दो जल्दी से, किसने आपका ये कथन बताया है कि भाई जो संस्थाएं हैं वो एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं? बता दो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? स्टेटमेंट कहा है स्टूडेंट आपका डगलस नॉर्थ ने। ठीक है ना, नाम अच्छे से याद रखेंगे कि स्टेटमेंट दिया है डगलस नॉर्थ ने। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन को रिलेट करेंगे अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष कौन सा होता है? ये आपको बताना है स्टूडेंट कि परिवार में जो गृहिणी है उसका सबसे मार्मिक जो पक्ष होता है स्टूडेंट, वो कौन सा पक्ष होता है? सबसे हार्ट टचिंग, सबसे ज्यादा स्टूडेंट एक सोल वाला, एक सोल कनेक्शन वाला जो एक मार्मिक पक्ष है, जो आप कहते हो कि खुद में एक मतलब परिपूर्ण अवस्था है। सो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका यहाँ पे सही आंसर? परिवार में जो गृहिणी का क्या होता है स्टूडेंट, उसके व्यक्तित्व का सबसे इंपॉर्टेंट फेज, सबसे मार्मिक पक्ष होता है, वो कौन सा होता है स्टूडेंट? माता का पक्ष। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? माता का पक्ष। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे से एक बार देखेंगे कि माता का जो पक्ष होता है स्टूडेंट, वो सबसे मार्मिक पक्ष होता है। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन है, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, यानी कि जिस टाइम अपने आप कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपका मन कर रहा है, आप वो कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है, आप वो कर रहे हो स्टूडेंट जो आपके पसंद की चीजें हैं, जैसे कि ड्राइंग बनाना, डांस करना, गाने सुनना, शॉपिंग करना। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? बताइएगा। उस टाइम को हम किस नाम से जानते हैं? उस एक्टिविटी को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? उसको हम जानते हैं फुर्सत के नाम से, यानी कि लेजर एक्टिविटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको हम कहते हैं लेजर एक्टिविटी, यानी कि क्वालिटी टाइम, फ्री टाइम, एंजॉय करने वाला टाइम। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? आपने बहुत ज्यादा काम किया है स्टूडेंट, अब आपके शरीर को क्या अनुभव हो रहा है? थकावट का अनुभव हो रहा है। ठीक है ना, उस स्थिति को आप किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? थकान, यानी कि फटीग आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? फटीग आप लोगों का सही आंसर होगा, थकान आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भाई। क्वेश्चन क्या दिया गया है? काम के बीच में आराम से तात्पर्य किस चीज से होता है? बता दो जल्दी से। अगर हम कहते हैं कि काम के बीच में हमें आराम करना है, कोई ये कह रहा है भाई कि मैं बहुत थक गया हूं काम करते करते, मुझे क्या करना है, अब थोड़ी देर आराम करने दो, तभी मैं दोबारा से काम करूंगा। सो ये चीज आपकी इनमें से क्या कहलाएगी? बता दो जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? काम के बीच में आराम से तात्पर्य किस चीज से होता है स्टूडेंट? काम के बीच में जो आराम से तात्पर्य है वो कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आजादी से होता है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं जब कोई काम कर रहे होते हैं और थक जाते हैं करते करते, सो बच के भागने की कोशिश करते हैं कि बस कोई देखे ना, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दे बस हमें, है ना। सो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए जब आप क्या चाहते हो, रेस्ट चाहते हो, आजादी चाहते हो, वही आपका क्या कहलाता है? काम के बीच में आराम कहलाता है। ठीक है जी, चलिए
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है स्टूडेंट, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा कैसा होना चाहिए? बता दो जल्दी से कि हथेली और हाथों से काम करते समय, जब हम हथेली का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट और हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, सो वो आरामदायक स्थिति कौन सी होगी जिसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं? सो कोहनी से ऊपर का हिस्सा कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। ये कोहनी है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है स्टूडेंट, ये कैसा होना चाहिए? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? स्टूडेंट बताते जाओ जल्दी जल्दी कि क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट कि कार्यस्थल काउंटर के समतल होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए स्टूडेंट? जो कार्यस्थल है वो काउंटर के समतल होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो शैल बी लेवल विद द वर्क काउंटर, यानी कि जो आपका किचन का शेल्फ है स्टूडेंट, यानी कि आपका जो स्लैब है वो आपके किचन काउंटर के बिल्कुल समतल होना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल सपाट होना चाहिए। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सपाट होना चाहिए, सरफेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, एंड आपकी कोहनी से थोड़ा सा मतलब इस तरीके से हो कि आप काम करो सो इजीली आप उस काम को कर सको। सो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, थकान ज्यादा होगी। ऊपर की तरफ थोड़ा होगा तो थकान आपको कम होगी। ठीक है ना? क्योंकि आप अपने हाथ को इस तरीके की पोजीशन में रख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन है, भावनात्मक घटक का महत्व क्या होता है? बता दो जल्दी से। क्या होता है स्टूडेंट भावनात्मक घटक का महत्व? कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर? बता दीजिएगा। अगर हम एक भावनात्मक घटक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, या फिर स्टूडेंट सही शारीरिक स्थिति, या फिर कार्य में लगने वाला समय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर? भावनात्मक घटक में स्टूडेंट आपकी ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? जब हम बात करते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट्स की, सो कार्य में लगने वाली जो क्या है स्टूडेंट, कार्य करने वाले व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, जो उसकी शारीरिक स्थिति है, जो उसका कार्य में लगने वाला समय है, ये सभी इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, अच्छे से समझेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? आदमियों द्वारा नतीजे पाना, यह इसका विवरण होता है। आपको बताना है आदमियों द्वारा नतीजे पाना ये किसका विवरण होता है, जिसके द्वारा आपको क्या मिलते हैं स्टूडेंट? परिणाम मिलते हैं। वो इनमें से कौन सी विधि है बताइएगा? जिस विधि के द्वारा आपको परिणाम मिलते हैं स्टूडेंट, वो आपकी इनमें से कौन सी विधि होती है? जिस विधि के द्वारा आपको परिणामों की प्राप्ति होती है, क्या होगा सही आंसर? बता दो जल्दी से। ऐसी कौन सी विधि है स्टूडेंट जिसके द्वारा हमें परिणामों की प्राप्ति होगी, नतीजों की प्राप्ति होगी? क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? बताओ बताओ। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? प्रबंध प्रक्रिया, यानी कि मैनेजमेंट। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? सो बताओ स्टूडेंट कि सरलीकरण क्या है? सरलीकरण यह मन को पसंद करने का और अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो कार्य सरलीकरण है वो मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य सरलीकरण। ठीक है जी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट? वर्क सिंप्लीफिकेशन, यानी कि कार्य सरलीकरण आप लोगों का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया गया है? क्वेश्चन है 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है स्टूडेंट, व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ पावर डिमांड रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। बताओ भाई जल्दी से। देखो कई बार ना ऐसा होता है स्टूडेंट कि क्वेश्चन हम रिलेट नहीं कर पा रहे,
उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, बट ऑप्शंस हमें समझ में आ रहे हैं कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। सो आपको आंसर उस बेसिस पे भी कई बार चुन लेना चाहिए। तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, जब आपको लगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है सो तब आंसर पे फोकस करना है, ठीक है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें सो उतना कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर क्या कहलाता है। भाई हमें आंसर क्लियरली समझ में आ रहा है कि आंसर बन जाएगा पीक लोड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, पीक लोड बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पे ये बिजली की आवश्यकता है ये एक्चुअल में आपकी बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता की बात चल रही है। सो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, पीक लोड आप लोगों का सही आंसर बन जाएगा। एंड पीक लोड होता क्या है, पीक लोड होता है स्टूडेंट आपका टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है स्टूडेंट आपका टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट आप कह सकते हो, या फिर आप इसको एनर्जी मैनेजमेंट से भी रिलेट कर सकते हो। सो ये टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट से क्या होते हैं, कनेक्टली होते हैं, बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, उनसे बिल्कुल संबंधित होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है। आपको बताना है द मेन बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन दोनों तीनों के बीच में क्या अंतर होता है। अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और हम प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग और एजुकेशन के बीच में जो आधार है, जो बेस है, जो डिफरेंस है, उनकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि उनमें क्या अंतर है और क्या उनका मेन बेस है, क्या उनका मेन आधार है। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्या उनका मुख्य आधार है स्टूडेंट, क्या उनका मुख्य बेस है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा भाई, उपयुक्त सभी, यानी कि स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति तीनों बहुत क्या होती हैं, आपकी शिक्षा में भी जरूरी है और आपकी ट्रेनिंग में भी बहुत ज़रूरी है। तो चाहे शिक्षा हो चाहे प्रशिक्षण हो, ये तीनों आपका आधार होती हैं, ये तीनों आपका स्तंभ होती हैं, ये तीनों आपके पिलर्स होती हैं और इन पे ही आधारित आपकी शिक्षा और आपका प्रशिक्षण होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है अच्छे से देख लो, व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया है। ये मैंने आपको अपनी पिछली क्लासों में भी इस क्वेश्चन को बताया था कि आखिर वो क्लासेस ऑफ चेंज हैं क्या जो मुंडेल के द्वारा दी गई हैं, ठीक है ना। आज आपका क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो जाए, भाई जो व्यक्ति काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्शन के साथ करे, तो इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया है। वो आखिर कितने उनको भागों में बांटा है, कितने स्तरों में उसे वर्गीकृत किया है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, कितने स्तर में मुंडेल ने बांटा है कार्य करने के तरीकों को, परिवर्तन के तरीकों को कितने स्तरों में बांटा गया है। बता दो जल्दी से कि कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा, बताइए जल्दी से स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि उन्होंने बांटा है स्टूडेंट 5 स्तर में, ठीक है ना। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, कितने स्तर में बांटा है स्टूडेंट उन्होंने, 5 लेवल्स में, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सो उन्होंने बांटा है 5 स्तर में और इसलिए बांटा है जिससे कि व्यक्ति को काम करने के दौरान थकान ना हो, वो अपने काम को बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण क्या हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं कार्य सरलीकरण की, तो कार्य सरलीकरण का स्टूडेंट एक उदाहरण क्या हो सकता है, बता दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ भाई कि क्या होगा सही आंसर। कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण क्या होता है स्टूडेंट, जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो अगर स्टूडेंट हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे ये कार्य सरलीकरण है, या फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ये कार्य सरलीकरण है, या हम गोला बनाएंगे ये कार्य सरलीकरण है, या फिर स्टूडेंट अगर हम चाकोर बनाएंगे ये हमारा कार्य सरलीकरण है। तो यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, सारे डायमेंशन इक्वल हैं, है ना। सो आपका क्या हो जाएगा, ये परिपूर्ण हो जाएगा, है ना। सो आपका सही आंसर हो जाएगा चाकोर बनाना, है ना। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कार्य सरलीकरण का मतलब होता है चाकोर बनाना, यानी कि हर एक्टिविटी को आपस में कनेक्टेड करना, उनको इंटरलेट करना और उसके बाद उन्हें बेटर तरीके से पूर्ण करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। साधन टूल का उपयोग
लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। आपको बताना है स्टूडेंट ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा टूल है जिसका उपयोग आप करते हो जब आपको किसी क्या करना होता है, एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि वो कौन सा साधन है, वो कौन सा टूल है स्टूडेंट जिसका यूज आप तब करते हैं जब आपको किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना होता है। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। वो कौन सा टूल है स्टूडेंट, वो कौन सा इक्विपमेंट है, वो कौन सा उपकरण है जिसका इस्तेमाल आप करते हो एक अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने में। सो इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बता दो जल्दी से क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर। बताओ बताओ, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे आपका कार्य सारणी यानी कि वर्क शेड्यूल। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। सो वर्क शेड्यूल आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप जब टास्क एनालिसिस करते हो, सो आप किसी की जो उसने काम किए हैं, जो उसने कोई परफॉर्मेंस दी है, उसको एनालिसिस करने के लिए करते हो। डिस्क्रिप्शन में आप ये बताते हो कि भाई किसी व्यक्ति की भूमिका आखिर किस जॉब में क्या है। स्पेसिफिकेशन में आप उसे बताते हो कि उसे उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। एंड वर्क शेड्यूल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन अच्छे से देखो। सो अब हमारा आ जाता है होमवर्क क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास के हमने स्टूडेंट 49 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आपका होमवर्क क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल टेक्निक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल टेक्निक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, क्योंकि ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। तो अपने होमवर्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा और आंसर को, बिल्कुल करेक्ट आंसर को स्टूडेंट जो भी आपको आता है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। सो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। एंड फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, ज्वाइन कीजिए मुझे टेलीग्राम पे, जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। सो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। सो मजा आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड डेफिनेटली आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा, इन क्लासेस से आप लोगों को बेनिफिट होगा। सो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर। फिर से मिलेंगे और ऐसी और बहुत सारी क्लासेस लेके आप लोगों के लिए मैं आती रहूंगी। तो बाय, गुड नाइट, टाटा।